गुड इवनिंग। सुभाष जांगिड जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का टॉपिक मृदा। एक बार फिर यूपीएससी, पीसीएस और एनडीए जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉइल। तो देखते हैं इससे अपने को कौन से क्वेश्चन मिल पाते हैं और क्या इसकी मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, कौन से सहायक कारक हैं जो मृदा निर्माण को संभव बनाते हैं। सबसे पहले और मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, विदृंग से होता है। दूसरी बात, मृदा के निर्माण को मुख्य रूप से जैव पदार्थ, खनिज, जल तथा वायु जैसे घटक संभव बनाते हैं। और इस प्रक्रिया, जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। और लंबी जब प्रक्रिया है तो मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन आने अपरिहार्य हो जाते हैं, यानी कि ये परिवर्तन इसमें होते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में मैं सर्वप्रथम बात बताऊंगा जनक सामग्री, यानी कि पेरेंटल मैटर होता है, उससे मृदा का निर्माण होता है। जनक सामग्री के अंतर्गत मैं बात करूंगा तो मृदा का निर्माण जिस चट्टान से होता है, उस चट्टान में जो खनिज पाए जाते हैं वो ही खनिज मृदा में भी पाए जाते हैं। तीसरी बात, जैसे मैं बात करूं लावा में काली मृदा का निर्माण होता है। ऐसे ही आपके जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं उसमें लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है। दूसरा घटक आता है अवस्थिति। अवस्थिति के आधार पर हम मृदा के दो प्रकार की बात कर सकते हैं। एक तो अक्षेत्रीय मृदा यानी कि जोनल, और दूसरी अक्षेत्रीय मृदा यानी अजोनल मृदा। क्षेत्रीय मृदा के अंतर्गत जनक सामग्री के गुण पाए जाते हैं। दूसरी बात, इस मृदा में कण मोटे होते हैं। अगली बात, इसमें मृदा परिच्छेद का निर्माण होता है, यानी मृदा प्रोफाइल बनती है। किसमें? क्षेत्रीय मृदा में। और मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है तब लाल और पीली मृदा का निर्माण उदाहरण के तौर पर इसमें हम रख सकते हैं। दूसरी बात, अक्षेत्रीय मृदा यानी एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल के अंतर्गत मृदा के कण बारीक होते हैं। मृदा के कण बारीक होते हैं और मृदा के कण बारीक होते हैं तो उसमें जल धारण करने की क्षमता थोड़ी अधिक होती है। इसके अलावा इस मृदा में बारीक कण होते हैं। तीसरी बात, इस मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। और जब मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है तो इस प्रकार की मृदा है वो अपरिपक्व मृदा होती है। अपरिपक्व मृदा होती है तो हम उदाहरण के तौर के ऊपर जलोढ़ मृदा का नाम ले सकते हैं। जलोढ़ मृदा, इस प्रकार की मृदा में जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अगली बात, उच्चावच। किसी भी मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच एक प्रमुख कारक है। जैसे ढाल की मृदा यानी पर्वतीय ढालों की मृदा और मैदानी भागों की मृदा में अंतर होता है। पर्वतीय ढालों की मृदा की परत पतली होती है और वो कभी भी जा सकती है। ऐसी इस प्रकार की मृदा में रोपण कृषि संभव हो पाती है। दूसरी बात, मैदानी भागों की मृदा में क्योंकि परत मोटी होती है और परत मोटी होती है इसका मतलब मृदा का जमाव अधिक होता है, यानी मैदानी भागों में जमाव अधिक होने से मृदा की परत मोटी मिलती है। इस प्रकार मृदा परिच्छेदिका या मृदा का रंग, मृदा की परत, ये सब उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात, जैव पदार्थ। जैव पदार्थों में जीवित और मृत दोनों प्रकार के जैव पदार्थ शामिल होते हैं। और जीवित जैव पदार्थों में जीवाणु शामिल हैं, मतलब एक से एक कड़ी आगे से आगे मिली हुई है। जैव पदार्थों में पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि को ले सकते हैं। जीवित पदार्थ मृत जैव पदार्थ का अपघटन करके हुमस का निर्माण करते हैं। और जब हुमस का निर्माण हो जाता है तब अधिक हुमस वाली मृदा उपजाऊ तथा गहरे रंग की होती है, यानी कि अधिक गहरे रंग की मृदा अधिक उपजाऊ और गहरे रंग की होती है। इसके अलावा जलवायु में दो कारक प्रमुख हैं, एक तापमान और वर्षा। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाली इस मृदा के अंतर्गत तापमान और वर्षा दो प्रमुख कारक हैं। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ की मृदा उस मृदा में जीवाणु सक्रिय होकर जैव पदार्थ को अपघटित करके और हुमस का निर्माण करते हैं। और कम तापमान वाले क्षेत्रों में जीवाणु कम सक्रिय हो जाते हैं और यह जैव पदार्थ का पूर्ण रूप से अपघटन करके
हुमस का निर्माण करते हैं और हुमिक एसिड का निर्माण होता है। और ऐसी मृदा में अम्लीयता और कम हुमस की मात्रा अधिक होती है। तीसरी बात, वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा में जल में घुलनशील पदार्थों का नीचे की परतों में गमन हो जाता है और केशिक्त्व प्रक्रिया के माध्यम से मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। तीसरी बात, जैसे लेटराइट मृदा, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लेटराइट मृदा रख सकते हैं। अगली बात, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क और अर्ध शुष्क मृदा पाई जाती है और वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने से मृदा में लवणीयता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से अधिक तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवाणु के अत्यधिक सक्रिय हो जाने पर हुमस निर्माण करके उसे नष्ट कर देते हैं और नष्ट करने से ऐसी मृदा कम उपजाऊपन लिए होती है। तीसरी बात, समय तत्व आता है इसका। समय तत्व के अंतर्गत मृदा निर्माण में जितना अधिक समय लगता है उतनी ही परिपक्व मृदा का निर्माण होता है तथा ऐसी मृदा को मृदा परिच्छेदिका भी पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है। इसका मतलब समय तत्व मृदा निर्माण का एक प्रमुख तत्व है। समय जितना अधिक मृदा लेगी उस मृदा परिच्छेदिका की विकास भी है वो उतना ही सुधरे हुए रूप में होगा और मृदा की परत भी मोटी होगी और वो परिपक्व मृदा होगी। यदि मृदा कम समय लेती है तो वह मृदा अपरिपक्व होती है और अपरिपक्व मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण कभी नहीं होता। और इस प्रकार से समय तत्व मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारकों में से एक है। अगला और लास्ट कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारकों के अंतर्गत हम रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक जल प्लावन वाले यानी अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, क्योंकि मानवीय कारकों ने और विशेष तौर से हरित क्रांति के बाद इस प्रकार के मानवीय दखलंदाजी का हस्तक्षेप बढ़ा है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से विभिन्न घटकों की मात्रा में असंतुलन पैदा होता है और जब असंतुलन पैदा होता है तो लवणीयता बढ़ जाती है। सिंचाई सुविधाओं के अधिक उपयोग से भी मृदा में लवणीयता बढ़ जाती है और अतिचारण, वनोन्मूलन जैसे कारक अन्य कारक हैं जिनकी वजह से मृदा प्रभावित होती है। अतिवृष्टि भी मृदा को प्रभावित करती है। और इसी के साथ में मैंने आपको मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची में इन 7 कारकों की चर्चा की है। साथ ही इन कारकों के अतिरिक्त जो मृदा के प्रकार हैं वो अगले जो अपना वीडियो आएगा उसमें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।